Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेन गेज और लोड सेल. ठीक. So introduction, types of load cell, strain gauge, load cell, application और limitation. अच्छा, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने ये पूछा था, जब मैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पढ़ा रहा था तो उसमें ये था कि वेट मशीन का, डिजिटल वेट मशीन का पूछा था. तो वो मैं आज वही टॉपिक है कि आज वही टॉपिक है लोड सेल का. सही. जो वेट मशीन का लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने पूछा था तो वो आज टॉपिक में है लोड सेल. सही. सो द मेजरमेंट ऑफ वेट is an act performed by our ancestors and still it is performed in our daily day-to-day life. पहले ज़माने में जो वेट की मेजरमेंट का तरीका था आज भी ऑलमोस्ट वही है. टेक्नोलॉजी आल्सो हैड टेकन a leap in these years. We have advanced from this to this. सही. सो यानी आजकल भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर आजकल जो डिजिटल एडवांस्ड मेजरमेंट के लिए, वेट मेजरमेंट के लिए जो इस्तेमाल है वो ये हैं. सही. तो इसके अंदर असल में कौन सा प्रिंसिपल है कि जिसकी बेस पे हम ये वेट मेजर करते हैं. ठीक है. तो वो उसको जो है लोड सेल कहा जाता है. सही. तो आज उसको हम पढ़ते हैं. ओके. लोड सेल. When we hear about load cell, one thing that comes into mind is weight measurement and a pointer scale used in our earlier times. But now the question is, what is a load cell? Load cell is a device or an instrument which converts the quantity of force applied over it to the electrical signal. जो लोड उस पर अप्लाई किया जाता है उस सर्किट पे, उस लोड सेल पे. सही है. तो वो जो अप्लाइड फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किस प्रिंसिपल के बेस पे वो कन्वर्ट करेगा, वो रेजिस्टेंस के बेस पे करेगा. तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोड सेल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें वो ये हैं. हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है. इसमें जो पी नहीं पढ़ा जाता, ये साइलेंट है. ठीक है. न्यूमेटिक. सही. हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक. जो ऑयल से वो होता है. ठीक है. और जो गैसियस से होता है. ठीक है. इस तरह पीजो इलेक्ट्रिक जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पीजो रेजिस्टिव. सही. और कैपेसिटिव. तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लोड सेल्स हैं. अच्छा, होता क्या है? The role of strain gauge. Strain gauge acts as a transducer in the strain gauge load cell. We can also say that the strain gauge is the heart of this load cell. ये लोड सेल का क्या होता है? हार्ट होता है. सही. हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे होते हैं, देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये है R1. सही है. और नीचे है R2. इसी तरह R3 और R4. तो लोड सेल में 4 स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं. ये असल में ये वाला अलग स्ट्रेन गेज है, ये वाला अलग स्ट्रेन गेज है, ये वाला अलग स्ट्रेन गेज है, और ये वाला अलग स्ट्रेन गेज है. सही. स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ कहा जाता है. चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ. सही. सो ये इसी के बेस पे ये स्ट्रेन गेज प्रिंसिपल काम करता है. ये किस तरह काम करता है असल में?
दो किस्म की फोर्सेस आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एक है कंप्रेशन और एक है एक्सपेंशन, या जिसे जो है सिविल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में टेंसाइल कहते हैं। हम वैसे इंग्लिश में इसको एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंड होना, और सिविल इंजीनियरिंग वाले इसको टेंसाइल कहते हैं। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक? इसको खींचा जाता है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ओके, सो दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, या तो आप इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, या इसको वो करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस में चेंज आता है और इसमें भी रेजिस्टेंस में चेंज आता है। दोनों केसेस में रेजिस्टेंस में चेंज आता है, और यही रेजिस्टेंस चेंज जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके हमें रीडिंग देता है, सही। ओके, सो किस तरह ये होते हैं वो अभी आगे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, या तो इसको आपने कंप्रेस करना होगा, यानी दबाएंगे, ठीक है, तो कंप्रेस होगा, अगर खींचेंगे तो ये एक्सपेंड होगा, और इसमें ये कॉपर कोटेड टैब्स लगी हुए थे। अच्छा, इसके दोनों एंड्स पे ये देखिए, दोनों एंड्स पे, एक ये एंड है और एक ये एंड है, इन दोनों की एंड का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, दोनों एंड की टर्मिनल्स का वो चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, ठीक है, और इसी की बेस पे रीडिंग ली जाती है वेट की। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये फिर एक और व्यू है, उसका टॉप व्यू है। ये R1, ये एक स्ट्रेन गेज है, R2 इसके ये अंदर जो है ये यही स्ट्रेन गेज वाला मैकेनिज्म होता है, सही। तो इसकी लीड्स होती हैं हर एक की, ठीक है, और दोनों लीड्स जो हैं वो नहीं उसके क्रॉस रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अच्छा, और अगर आप इसका सर्किट डायग्राम देखें तो वो यूँ बनता है, यानी ये एक जो है, ये एक असल में एक रेजिस्टेंस को शो करता है। ये इसी तरह ये वाला इसी तरह का एक और होगा, वो R2 को, और एक ब्रिज सर्किट के फॉर्म में वो किया जाता है। और मज़े की बात ये कि हम इसमें वो भी अप्लाई करते हैं, वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं। आप कोई भी वेट मशीन देखते हैं या इस तरह का, तो आप उसमें यानी सेल वगैरह लगा हुआ होता है, और वो जो है यानी वोल्टेज अप्लाई करता है, सही। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, सही। सो उसको जो है यानी हम फिर यानी वेट में इसकी कैलिब्रेशन की जाती है, और कैलिब्रेशन इसकी बहुत हेक्टिक काम होता है, यानी इतनी आसानी से इसकी कैलिब्रेशन नहीं होती। आपने 1 किलो को रखना है जो है, फिर 2 उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करना है, फिर 3, तो हर वेट के लिए आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना है, और फिर आपने उसकी कैलिब्रेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग किस तरह करता है? द प्रिंसिपल ऑफ the operation of the strain gauge load cell is based on the fact that the resistance of the electrical conductor changes when its length changes due to stress. Working principle इसका ये है कि the strain gauge is based what on the fact that the resistance of the electrical conductor changes when its length changes. अगर आप लोगों को याद हो, इसको हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते थे। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। क्या मतलब है? ये तो खैर मटेरियल का है, यानी आप मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि हम मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए ये वाला ये तो कांस्टेंट होगा, सही है। ओके, बाकी रह गई ये तो रो एल ओवर ए, ये ए है। इसका मतलब है कि आप अगर लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, या लेंथ को कम करेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इस तरह अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी पहले एरिया इतना था क्रॉस सेक्शन एरिया, अब मोटा वो ले लिया, अब ये ले लिया। सर ये स्प्रिंग के साथ थोड़ा मिलाप नहीं होता, मतलब जिस तरह स्प्रिंग में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा था बीएमटी में। हाँ हाँ, मगर उसमें जो है अपनी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना, अपनी इलास्टिसिटी के बेस पे इसकी जो है यानी लेंथ कंप्रेस ऑफ एलोंगेट होता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, ये
इस तरह रॉड शेप में भी हो सकता है। स्पाइरल शेप, आप जो स्प्रिंग कहते हैं उसे स्पाइरल शेप कहते हैं, उस तरह भी हो सकता है। और इस तरह स्क्वेयर शेप में भी होता है, मुख्तलिफ शेप्स में होता है। ठीक है। अगर सही है आप सर। देखते हैं कि जो वेट अभी जो बिल्कुल स्टार्ट किए उसमें मैंने एक इमेज आपको शो किया था। ये ये आप उस वक्त थे कि नहीं थे? तो सर मैं था सर, हाँ, और बिल्कुल मैं आपको। उसका ब्रिज सर्किट जो हाँ, था, और ये नहीं नहीं, ये वाला, ये देखिए। सर था, इसमें भी, स्टार्ट से था हाँ ना सर। हाँ, इसमें भी देखिए वो स्प्रिंग सा लगा हुआ है। ठीक है। तो उस स्प्रिंग की कंप्रेस या एलोंगेट होने से यहाँ पे रीडिंग देता है। ठीक है ना। ये भी वही मैकेनिज्म है। ठीक है। तो सही है अच्छा, सर। तो रो एल ओवर ए में इसकी बात बता रहा था कि यानी लेंथ के कम होने या बढ़ने से भी रेजिस्टेंस में चेंज आता है, और एरिया के कम और ज़्यादा होने से भी रेजिस्टेंस में चेंज आता है। इसलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है इस चीज़ पे, रेजिस्टेंस पे। ठीक है। ओके। सर यार आजकल जो डिजिटल स्केल बना हुआ है, मतलब ये हाँ आपने सर जो पिक्चर में दिखाया है, हाँ हाँ ये हाँ, डिजिटल स्केल नहीं है? ये डिजिटल स्केल है ना। यही यही चीज़ जो है स्ट्रेन गेज होती है। सही है सर। ठीक है, यही असल में सही स्ट्रेन है गेज। सर। ये लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, जब मैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रेस पढ़ा रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये पीजो इलेक्ट्रिक यही वेट मशीन वाली जो है, मैंने उसे कहा था कि नहीं, ये अलग चीज़ है। तो आज हम उसी को पढ़ रहे हैं जो लास्ट क्लास में पता नहीं कौन से स्टूडेंट ने पूछा था, तो ये वही है। ठीक है, वेट मशीन सही वाली। है सर। सही। ओके। अच्छा। सो कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है? ये कॉपर, निकल, एलाय। एलाय आप लोगों को पता है कि जब जब एक से ज़्यादा एलिमेंट यूज होते हैं, मेटल यूज होते हैं, उसे हम एलाय कहते हैं। तो ये कॉपर और निकल दोनों का एक मिक्सचर होता है। ठीक है। इस कॉमनली यूज इन स्ट्रेन गेज कंस्ट्रक्शन एज द रेजिस्टेंस चेंजेस of the coil is virtually proportional to the applied strain. ठीक है? The change in the resistance of the strain gauge can be utilized to measure strain accurately when connected to appropriate measuring circuit. यानी चेंज इन रेजिस्टेंस को ये मेजर करता है। ठीक है। और चेंज इन रेजिस्टेंस को ये कन्वर्ट करता है फिर लोड में। ठीक? तो the electrical signal output is typically very small in order of few millivolts। आपको पता है कि यानी अगर हम दबाते भी हैं या कंप्रेस करते हैं या हम टेंसाइल अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसके नतीजे में इन रेजिस्टेंस के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसकी जो वोल्टेज होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी मिली वोल्ट्स में होती है। अब हमें तो ज़्यादा उसमें चाहिए था, हम उसके बाद हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ठीक है। उसको एम्पलीफाई किया जाता है, तो इट इज़ एम्पलीफाइड बाय द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बिफोर सेंडिंग इट टू द मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम को बेचने से पहले इसको जो है यानी हम एम्पलीफाई करते हैं एम्पलीफायर के जरिए। ये आउटपुट कैन बी डिजिटल, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है और एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कौन सा आप यूज़ कर सर रहे हैं। ये पॉइंट सर बताएं। कौन सा वाला? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की, सर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो आउटपुट होती है ये कहाँ से आती है सर? ये रजिस्टर से आती है? ये हाँ, ये अभी मैं इसके बाद जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, उसमें आप पता लग जाएगा। ठीक है। ये असल में ये ठीक है जो सर, वो है ब्रिज सर्किट है, ब्रिज सर्किट से आपको आती है। ठीक है। ब्रिज सर्किट है। ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस चेंज की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो उसका अपना फार्मूला है, उस फार्मूले में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आप सर करें, थोड़ा वेट कर लें। सही। अच्छा, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पे रोबोटिक्स में इस्तेमाल हो सकता है, और जो आपने ये मशीन कंट्रोल और इवन जो है बड़े बड़े ब्रिज उसकी लोड को कैलकुलेशन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इसमें मसले क्या है? मसला ये है कि द कैलिब्रेशन इज टीडियस प्रोसीजर। लिमिटेशन इसकी आसान नहीं है, बहुत ही यानी वो कुछ तो हम क्या बोलते हैं, झंझन कर दें, तो वो इस तरह है। ठीक है।
माउंटिंग कैन बी डिफिकल्ट इन सम केसेस, बाज़ दफ़ा जो है यानी आप एक चीज़ को वेट करना चाहते हैं तो वो उस पर सही आता नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अब ये है, ठीक है, ये वाला है, इसमें इस तरह कुंडा होगा, अगर कोई चीज़ इस कुंडे हुक में अगर सही वो नहीं लग सकती तो ये इसकी लिमिटेशन है, माउंटिंग माउंटिंग की लिमिटेशन है कि आप इस किसी चीज़ का वेट करना चाहते हैं और वो इस पे हुक नहीं होता उसका, ठीक है, सस्पेंड नहीं होता, तो ये एक इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके फार्मूले वगैरह हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। तो ये मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करें। देखिए ये एक वायर है, सही है, और ये पहले इस तरह था, यानी अगर मैं कहूँ तो ये इस तरह था, ठीक है, ये पहले इस तरह था, इसकी हाइट अच्छी थी, लेंथ इसका कम था मगर हाइट अच्छी थी। जो ही हमने इस पे वेट अप्लाई किया, ठीक है, तो अब ये जो है यानी इसके जो एरिया है वो कम हुआ और ये इस तरह एक्सपेंड हो गया जब हमने इस पे इस तरह फोर्स अप्लाई किया। आप लोग समझ रहे हैं कि तो ये यानी पहले ये इस तरह था, जब वेट पे अप्लाई हुआ तो ये इस तरह एक्सपेंड हुआ, सही। तो इससे क्या होगा, इससे इसकी असल में डायमेंशन चेंज होगी, लेंथ भी चेंज हो गया। देखिए पहले लेंथ इतना था, ठीक, अब लेंथ इतना है, तो लेंथ भी चेंज हो गया। दूसरी बात कि क्या चेंज हो गई, एरिया भी इसका चेंज हो गया। पहले एरिया इसका, एरिया यहाँ से कम होता है, ये डाया है तो इससे हम पाई डी स्क्वेयर बाय आर, पाई डी स्क्वेयर बाय 4, ये एरिया इससे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो एरिया भी अब देखिए, एरिया पहले ये था और अब ये है, तो मैं इसको A1 कहूँगा, इसको A2 कहूँगा, इस तरह इसकी लेंथ को मैं L1 कह दूंगा, इसकी लेंथ को L2 कह दूंगा, सही। तो दोनों, तो अब इन दोनों की चेंज होने से असल में आर चेंज होगा, ठीक है। तो इसी आर को मेजर किया जाता है और इसी आर के बेस पे कैलिब्रेशन की जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि आर अगर 1 ओहम है, ठीक है, 1 ओहम है, तो आप वेट शो करो 10 kg, सही है। यानी कोई बंदा, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये इस पे मैं रखूं और ये 10 kg है, ठीक, ठीक है। अब ये मुझे पता है, कैलिब्रेशन आपको पता है इस नॉन वैल्यू से की जाती है। अब ये 10 kg है, तो अब जो रेजिस्टेंस ये, अब फॉर एग्जांपल इसने 1 किलो ओहम रीडिंग दी थी, ठीक है, अब 1 किलो ओहम के लिए मैं डिस्प्ले में क्या लिखूंगा, 10 kg लिखूंगा, सही। अब मैंने दूसरा वेट लिया और वो जो है 5 kg था, तो जाहिर बात है उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, तो रेजिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल ये 0.5 किलो ओहम आ गए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूंगा 5 kg, ठीक। रीडिंग में रीडिंग इस तरह होगी, अंदर कहानी ये होगी, अंदर कहानी रेजिस्टेंस के बेस पे होगी। यानी यहाँ पे मैंने लो वेट चेंज किया, वेट चेंज की वजह से असल में इसकी डायमेंशन चेंज होगी, डायमेंशन चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये है, जिस तरह आप स्केलिंग करते थे, अगर आप लोगों को याद है तो आप स्केलिंग करते थे, फॉर एग्जांपल 1 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है? तो वो इसी हिसाब से आप करते थे, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्केलिंग होती है। ओके, ये देखिए जो आपने स्प्रिंग का कहा था, तो ये बिल्कुल वही है, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस, resistance changes as both length and diameter of the conductor changes, पीजो रेजिस्टिव गेज, ये इस मटेरियल से बना है, ये इस तरह का देखिए आप, इस ये चेंज इन लेंथ अभी हो रही, चेंज इन लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जितना आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स के हिसाब से रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होता रहेगा, सही। अच्छा, अब यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, इसको समझने की कोशिश करें। रो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, सही।
तो पहले पहले जो है यानी जब लेंथ L1 था और एरिया R1 था तो उस वक्त रेजिस्टेंस R1 है। मगर जब लेंथ L1 से L2 हो गया और एरिया A1 से A2 हो गया तो अब रेजिस्टेंस वही नहीं होगी जो पहले थी। यानी पहले अगर इस हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस R1 बन रही थी, तो अब अगर ये इस पे पड़ेगा और ये इस तरह का इससे सेटअप बन जाता है, ये वाला इस तरह शेप इससे बन जाती है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस यही R1 नहीं रहेगी, बल्कि इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, क्योंकि इसका लेंथ भी चेंज हो गया और एरिया भी चेंज हो गया। मटेरियल वही है बेशक, ठीक है। सो पहले R1 अब R2 है, और जबकि R1 और R2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब इस पे नहीं पड़ा था तो तब रेजिस्टेंस को और थी, और जब पड़ गया तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ और हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसे गैज फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। और इसी की बेस पे इसकी रीडिंग ली जाती है, जो मेजरमेंट होती है ना, वो इसकी बेस पे होती है। ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, where R is the resistance of the gauge wire in ohm, dr is the change in resistance, ठीक है। यानी पहले का रेजिस्टेंस R1 था यहाँ पे, और अब R2 है, तो चेंज कितना आया? R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये इसको डेल्टा R से लिखते हैं, या अमूमन इसको DR से भी लिखा जाता है। ये D असल में स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इसी तरह चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। पहले चेंज कितना था, अब पहले लेंथ कितना, अब चेंज इसमें कितना आया, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन गेज हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेन असल में है चेंज इन लेंथ, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को, फ्रैक्शनल आपको पता है थोड़े से इसको, ठीक है। यानी पहले अगर फोर्स इस तरह हमने अप्लाई किया, तो पहले इसकी लेंथ इतनी थी, ये रॉड है, इसका इतना है। अब मैंने यहाँ से इसको इस तरह खींचा और यहाँ से खींचा, इसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं, ठीक है। टेंसाइल से क्या होगा कि अब ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ जाएगी, इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो इसको किस तरह फाइंड किया जाता है? आप पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो दिस दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस माइनस दिस, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। न्यू लेंथ L2 माइनस ओल्ड लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, इस डेल्टा L, इसी को कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन ये है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन कैन बी पॉजिटिव, स्ट्रेन कब पॉजिटिव होगा? जब आप टेंसाइल अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि L2 माइनस L1 से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब ओरिजिनल लेंथ कम है, और सॉरी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा थी, और अब जो है वो कम हो गई है, तो अब ये वैल्यू L2 माइनस L1 से नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसलिए कंप्रेशन में नेगेटिव स्ट्रेन होगा, और टेंसाइल में, कंप्रेशन में फिर हम इस तरह फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह, तो फिर ये नेगेटिव वो आएगा, सही। अच्छा, और इसका कोई यूनिट नहीं है, मगर फिर भी हम इसको मिलीमीटर और मिलीमीटर या इंच और इंच लिखते हैं। तो यूनिट तो है नहीं, ये भी इंच में है, ये भी इंच में है, तो इसका यूनिट नहीं है। स्ट्रेन गेज इज ए डिवाइस यूज टू मेजर डिफॉर्मेशन, यानी डिफॉर्मेशन चेंज को कहते हैं, of the object. Strain gauge have been developed for the accurate measurement of the strain. Fundamentally, all strain gauge are designed to convert. अच्छा, बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल मोशन, ये जो हम कंप्रेशन या टेंसाइल अप्लाई करते हैं, दिस इज एक्चुअली द मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, सही। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल असल में रेजिस्टेंस के बेस पे किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप लोग, ये है, सही। और ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तो हम एक्स यहाँ से हम वो करते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सही। ये अगर आप एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये
ये इसके साथ देखें यहाँ पे और यहाँ पे, यानी आप लोगों ने पूछा था कि ये किस तरह काम करता है, तो वो यहाँ पे आप लोग देखें। ठीक, यहाँ पे रीडिंग 0 है, सही, इसकी रीडिंग है 0, कोई इस पे वेट वेट नहीं है, ये उसका ओरिजिनल लेंथ है, सही, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई चेंज इन लेंथ नहीं है, सही। अब क्या होगा कि अब मैंने इस पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई की, यानी मैं इसको इस तरह खींचूंगा, ऊपर की तरफ खींचूंगा, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचूंगा तो इसका लेंथ जो है वो पहले इतना था और अब जो है इसमें चेंज इतना आ गया, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि जो टेंसाइल है, टेंसाइल टेंसाइल काजेज रेजिस्टेंस इंक्रीज। वो क्यों? क्योंकि लेंथ इससे बढ़ता है ना, लेकिन इसकी लेंथ पहले इतनी थी, अब लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो लेंथ बढ़ गई है ना, तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। लेंथ बढ़ गया, टेंसाइल से खींचने से लेंथ बढ़ता है, तो जब लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो पॉजिटिव ओहम में आएगी, तो अंदर तो पॉजिटिव ओहमिक की वैल्यू होगी, मगर बाहर हम इसके बजाय क्या लिख लेंगे, केजी लिख लेंगे, इस तरह कुछ वो सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा, ऑन अप्लाइंग कंप्रेशन काजेस रेजिस्टेंस डिक्रीज। अब अगर मैं कंप्रेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए ओरिजिनल लेंथ इतनी है और अब जो है वो लेंथ इतनी आ गई है, तो लेंथ कम हो गया, जब लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, तो वो पहले देखिए 0, अब वो इस साइड पे वैल्यू देगा, तो टेंसाइल केस में इस साइड पे वैल्यू देगा और कंप्रेशन के केस पे इस साइड पे वैल्यू देगा, सही। अच्छा, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो वो है, इसके 2 लीड्स होती हैं, ठीक है, ये, और इसी लीड से इसकी रेजिस्टेंस मेजर की जाती है। ये देखिए, एक लीड ये है और एक लीड ये है, ये दोनों लीड इस मेजरमेंट डिवाइस को दिए जाते हैं और इसी दोनों के डिफरेंस से रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। ये वो फिर गैज फैक्टर की बात आ गई है, ठीक है। ये देखिए वो 2 लीड्स हैं, ये वाले गैज फैक्टर की बेस पे ये मेजरमेंट करते हैं, और गैज फैक्टर किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेजर, आपको पता है इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं यानी आई और वी, ये दोनों भी आर पे डिपेंड करती हैं, तो जब आर चेंज होगा तो जाहिर बात है आई भी चेंज होगा, तो इसी की बेस पे वो रीडिंग आप लोगों को देता है, सही। In order to measure strain with a bonded resistance strain gauge, it must be connected to an electrical circuit that is capable of measuring the minute change in resistance corresponding to change। ठीक है, आप लोगों ने इसके लिए एक सेल का भी इंतज़ाम करना है, ताकि वो सेल वोल्टेज को प्रोवाइड करे और वो आपको बताए कि कितना करंट, रेजिस्टेंस तो वहाँ से हो जाएगा मगर करंट भी फ्लो होना चाहिए, ताकि वो पता लगे, सही। सो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर से फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। स्ट्रेन गेज ब्रिज सर्किट इंडिकेट्स मेजर स्ट्रेन बाय डिग्रीज ऑफ इम्बैलेंस। रेजिस्टेंस की इम्बैलेंस की वजह से आप लोगों को मेजरमेंट मिलेगी। इम्बैलेंस क्या मतलब, यानी अगर आप लोगों को याद हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एक देखिए इसमें चार चार रेजिस्टेंस होती है, तो आप लोगों ने 4 वो यूज़ करने हैं, स्ट्रेन गेजेस यूज़ करने हैं, सही। अच्छा, तो अब इसकी बैलेंस से आपको पता है, ये एक इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, ताकि वो बैलेंस करने में हमें मदद दे, सही। इन दोनों के बीच रीडिंग दी जाएगी, सही, और इन दोनों के बीच वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। ये इनपुट वोल्टेज होगा और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज होगा, ये आउट,
और ये दोनों इनपुट वोल्टेज वी इन, यानी यहाँ पे कोई सेल वगैरह वो बैटरी वगैरह लगी हुई होगी। ये देखें यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे बैटरी लगी है वी इन, दिस वी आउट, सही है। और ये फिक्स रेजिस्टेंस है, और एक पे जो है ये नहीं वो होगा, वो चेंज चेंज होगा, तो चेंज की वजह से जो है यानी यहाँ पे हमें रीडिंग मिलेगी, सही। The total strain or output voltage of the circuit is equivalent to the difference between the voltage drop across R1 and R4. Okay? Difference in the resistance यानी strain जब अप्लाई होगा, ठीक है, तो strain को हमने इक्विवेलेंट किया है किसी से, रेजिस्टेंस से, सही। तो जब डिफॉर्मेशन होगी तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और उससे जो है हम यानी टर्मिनल वोल्टेजेस पे वोल्टेज फाइंड करेंगे। कहाँ कहाँ पे, वी सी डी माइनस वी सी बी, वी सी डी देखिए ये है वी सी डी माइनस वी सी बी, यानी दिस माइनस दिस, यहाँ से हम आउटपुट रीडिंग लेंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज होने से वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, और वो क्यों चेंज होगी, क्योंकि डिफॉर्मेशन आएगी, यानी कंप्रेशन हो गया, टेंसाइल होगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज, रेजिस्टेंस की वजह से मेजरमेंट चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम वही है इसका इससे पहले स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही माइन्यूट लो वोल्टेज लेवल देता है। तो वोल्टेज लेवल से जाहिर बात है, जब आप उसकी यानी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो लो माइनस लो, ये तो और भी यानी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इस वजह से इसको, इसमें एरर के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। तो इसको पहले इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो बाहर से कोई यानी इसमें इंटरफेरेंस ना हो, तो उसके लिए शील्डिंग की जाती है, ठीक है? और दूसरा जो है वो एम्पलीफिकेशन है, दूसरा इसका सोल्यूशन जो है वो एम्पलीफिकेशन। ये एक आपको एम्पलीफायर सर्किट नज़र आ रहा है जो कि ओपेम से बनाया गया है। आपको पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए, देखिए ओपेम नाम से जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है, टू कैलकुलेट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ताकि बहुत ही यानी एक्यूरेट वैल्यू आपको दे सके। ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्पलीफायर सर्किट है, ठीक? और ये स्ट्रेन मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए बैटरी का इंतजाम किया हुआ है, डिस्प्ले का भी इंतजाम किया हुआ है, ठीक है। और ये बाकी जो है आप जगह जगह पे रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और ये ब्रिज सर्किट है। एंड लोड सेल फॉर weight bridge scales, vehicles, and medical and educational applications for monitoring structures such as bridges and buildings, okay, aerospace, automotive, medical, oil and gas, power generation, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये इस्तेमाल होता है। इवन जो वो है इस पे कितना लोड होगा, ठीक है, ब्रिज पे कितना लोड होगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है गाड़ियों में कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकते हैं, सारा कुछ जो है ये इसकी मदद से वेट से चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ की वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस की वजह से आपको मेजरमेंट की वैल्यू मिलेगी, सही है। सो दैट वाज ऑल सर अबाउट सर ये द स्ट्रेन एंड लोड सेल, ठीक है। स्ट्रेन और लोड सेल में ये फ़र्क है कि जो मैं ये कहूँगा कि जो स्ट्रेन गेज है दैट इज द सिंगल यूनिट ऑफ लोड सेल, यानी आप लोड सेल में 4 आर्म्स होंगी, ब्रिज ब्रिज सर्किट होगा। तो जो एक एक ब्रिज है, सॉरी एक एक आर्म जो है वो असल में क्या है, वो एक पूरा स्ट्रेन गेज है, ठीक है। सो स्ट्रेन गेज जब आप लोड सेल को बनाएंगे तो लोड सेल 4 स्ट्रेन गेजेस से मिलकर बनेगा, सही। तो ये इसमें बेसिक और डिफरेंस है, सही है। और आप लोगों सर इसको को हम नॉर्मल जी जी, नॉर्मल क्या, सर इसको हम नॉर्मल जिस तरह
शिपिंग की एग्जांपल दे दी कि अगर उसमें हम चाहते हैं कि इसमें इतना लोड हो, तो हाँ उसके नीचे जो जहां पर ये लोड होना चाहिए वहां पर हम ये स्ट्रेन गेज को यूज करके, यानी उसकी मुख्तलिफ सेल्स को यूज करके हाँ, उसके जरिए हम वहां पर जो लोड होता है उसको हम मैयर कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह ये होता है या नहीं? बिल्कुल इस तरह आप लोगों ने ये जगह जगह पे नहीं देखे वो कांटा, हाँ कांटा होता है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। वो जी किसी सर। भी रोड पे जाने से पहले या किसी भी पुल पे जाने से पहले, तो वो कहा जाता है कि पहले आप अपनी गाड़ी को, जो कंटेनर है उसको आप वेट करें, ताकि क्योंकि हमने जो ये पुल बनाया है या ये जो रोड बना है एक खास लोड के लिए बनाया जाता है, सही है। अगर आप लोगों को याद हो ये पेस्त्री चौक पे ये जो पुल है, सही है, जो लोग वहाँ पे चक्कर वगैरह के लिए भी आते हैं तो इस पे एक हैवी वेट वाली जो कंस्ट्रक्शन वाली जो पता नहीं क्रेन था या क्या था, वो उस पे गुजरा था तो इसमें क्रैक्स आ गए। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये तो हमने एक खास वेट के लिए बनाया है, इस तरह तो नहीं है कि आप कोई भी गाड़ी इस पे चला दें। तो इस वजह से मोटरवे के स्टार्ट पे भी ये लगी हुए होते हैं कि हर किस्म की वेट वाली गाड़ी इस पे अलाउड नहीं है, तो पहले आप वेट करें। अगर आपका वेट उसके उस पे है, रेंज में है, तो फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यही स्ट्रेन गेज के बेस पे वो आपको रीडिंग देता है, सही है। जी सर। और सर आपने जो नेगेटिव कंप्रेशन की बात की थी, तो वो आया सिर्फ समझने की खातर होता है या रियल लाइफ में वो होता है? क्योंकि वेट को तो नॉर्मली जब हम रीडिंग मेजर नहीं करते हैं नहीं कि। रीडिंग नेगेटिव रीडिंग इस तरह नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो इस जो पॉइंटर है, अगर वो पॉजिटिव में राइट साइड पे मूव होता है, इस तरह मूव होता है, तो नेगेटिव में वो इस साइड पे मूव होता है। यानी यहाँ पे हाई रीडिंग होती है और यहाँ पे लो रीडिंग होती है, सिर्फ ये है। और नॉर्मल हालत में वो यहाँ पे जीरो पे होता है। तो वो नेगेटिव का मतलब है कि यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस तरफ वो मूव होगा, ये इसका सिर्फ मतलब है, सही। सही है सर, समझ गया। ओके सर। ओके, मीटिंग को लीव कर दें फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।